पिछली बार हमने देखा था कि कैसे किंग यान ने अपने दुश्मन लिन वे और युन फैन को धूल चटाई थी। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि उस बड़ी जीत के बाद एक विजेता आखिर सोचता क्या है। क्या वो आराम करता है या उसे पता है कि बड़े शिकारी तो बस कोने में छुपे बैठे हैं। हम देखेंगे कि किंग यान कैसे अपनी शक्ति को एक ऐसी जगह साबित करने जाता है जहां शक्ति को मापा नहीं तौला जाता है, स्टेरी स्काई एकेडमी। हाँ, और देखते हैं कि जब एक असीमित शक्ति एक सीमित सिस्टम से टकराती है तो टूटता क्या है, शक्ति या सिस्टम? तो कहानी शुरू होती है राजधानी में, जहां लड़ाई के बाद का मलबा हटाया जा रहा है। माहौल में जीत तो है पर शांति नहीं। किंग यान का साथी किलिन वो वहां काम करने वालों पर रौब जमा रहा है। एक आदमी के ऊपर जिम करने का नाटक कर रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? जीत के बाद ऐसा बर्ताव। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में पावर डायनामिक्स का एक बहुत जरूरी प्रदर्शन है। किलिन सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, वो ये पक्का कर रहा है कि शहर में हर कोई, छोटे से छोटा कर्मचारी भी ये समझ जाए कि अब सत्ता किसके हाथ में है। ये एक तरह से डर और सम्मान का मिलाजुला माहौल बनाने की रणनीति है। अच्छा, वो संदेश दे रहे हैं, हम सिर्फ विजेता नहीं, अब यहाँ के नए शासक हम हैं। समझ गई। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबदबा है। और इसी बीच एंट्री होती है ब्रदर शान की, जब काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। वो किंग यान का शुक्रिया अदा करने आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि किंग यान ने उन्हें ठीक करने के लिए पर्पल की 7 गॉड फ्रूट और डीमन सीड जैसी कीमती चीजों का इस्तेमाल किया है। और ये कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। ब्रदर शान हैरान है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनसे किंग यान अपनी खुद की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता था। मतलब उसने अपनी तरक्की को दांव पर लगाकर अपने भाई को चुना। लेकिन क्या ये एक सामरिक भूल नहीं है? वो जानता है कि बड़े दुश्मन आने वाले हैं, फिर भी वो अपनी शक्ति बढ़ाने के बजाय कीमती संसाधन अपने भाई पर खर्च कर रहा है। क्या ये उसकी कमजोरी भी हो सकती है? एक सम्राट के लिए परिवार पहले या साम्राज्य? ये एक शानदार सवाल है, और यही तो किंग यान के किरदार की सबसे बड़ी जटिलता है। एक तरफ ये उसका मानवीय पक्ष दिखाता है, जो उसे एक रिलेटेबल हीरो बनाता है। वो कहता भी है, मैं अगर चाहूं तो उन्हें दोबारा हासिल कर सकता हूं, लेकिन मेरा भाई वो तो दुनिया में एक ही है। लेकिन दूसरी तरफ आप बिल्कुल सही हैं, उसके दुश्मन इसी भावना को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसकी ताकत भी है और उसका एक्किलीज हील भी। और किंग यान इस बात को अधूरा नहीं छोड़ता। वो ब्रदर शान को एक चेतावनी भी देता है। उसने लेवल 3 के डिमोनिक सीड का इस्तेमाल किया है, जिसके भविष्य में बुरे असर हो सकते हैं, और इससे बचने के लिए उन्हें रोज सुबह शाम ब्लेजिंग स्प्रेड टेक्निक का अभ्यास करना होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये कहानी में एक नया संघर्ष बीज रहा है। इसका मतलब है कि ब्रदर शान की रिकवरी पूरी नहीं हुई है, ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। मतलब ये एक तरह का टाइम बम है। हाँ बिल्कुल, भविष्य में ये बैकस्लैश कब और कैसे सामने आएगा, ये कहानी के लिए सेट कर दिया गया है। किंग यान ने एक समस्या हल की, लेकिन शायद अनजाने में एक और बड़ी समस्या की नींव रख दी। और फिर दोनों भाई भविष्य की बात करते हैं, और किंग यान साफ कहता है कि लिन फैमिली और युनफैन के पीछे जो असली ताकतें हैं वो चुप नहीं बैठेंगी। एल्केमी एसोसिएशन टोकन उन्हें सिर्फ कुछ समय की मोहलत देगा। और यहीं उसकी दूरदर्शिता काम आती है। वो समझ जाता है कि बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका हमला करना है, या यूं कहें कि इतना शक्तिशाली बन जाना है कि कोई हमला करने की हिम्मत ही ना करे। वो जानता है कि उसे अपनी अधूरी शक्ति को फिर से हासिल करना होगा, और उसके लिए उसे अजोर फ्लेम कार्मिक फायर की असली बॉडी को खोजना होगा। और यही खोज उसे ले जाती है तियानशी कॉन्टिनेंट की सबसे शक्तिशाली जगह, स्टेरी स्काई एकेडमी। वो अपनी बर्ड और खिलिन के साथ निकल पड़ता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो एकेडमी की विशालता देखकर किलिन हैरान रह जाता है। और हमें भी हैरानी होती है। किंग यान बताता है कि ये 3000 साल पुरानी एकेडमी है, जिसे फेंगूजी ने बनाया था। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये एक पावर सेंटर है, इतना शक्तिशाली कि रॉयल फैमिली भी इस पर निर्भर करती है। ये हमें इस दुनिया के राजनीतिक ढांचे के बारे में बताता है कि असली शक्ति राजाओं के पास नहीं, बल्कि ऐसे प्राचीन संस्थानों के पास है। बिल्कुल। और जैसी वो एकेडमी पहुंचता है, किंग यान का अज़्योर फ्लेम जाग जाता है। वो अपनी मेन बॉडी को एकेडमी के बहुत नीचे किसी अंडरग्राउंड जगह में महसूस करता है। तो अब मकसद साफ है, एकेडमी में दाखिला लो और उस जगह तक पहुंचो। हाँ, जो सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होने वाला है।
क्योंकि ये एकेडमी साधारण लोगों के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल नहीं। एकेडमी के गेट पर ही उन्हें 2 गार्ड मिलते हैं, और पता है क्या, वो मून रेलम के कल्टीवेटर हैं। ये सुनकर तो किलियन के होश उड़ जाते हैं। 1 मिनट, मून रेलम के कल्टीवेटर सिर्फ गार्ड का काम कर रहे हैं? आमतौर पर इस दुनिया में ये लेवल कितना शक्तिशाली माना जाता है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी देश की स्पेशल फोर्सेस के सबसे एलीट कमांडोज किसी यूनिवर्सिटी के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हों। ये हमें तुरंत बताता है कि इस एकेडमी के अंदर पावर का लेवल हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए था? हाँ, एक बहुत ही कुशल कहानी कहने की तकनीक है। बिना कुछ कहे सब कुछ बता देना। वाह, मतलब अंदर तो अलग ही दुनिया होगी, और वहीं पर एक चश्मा पहना हुआ आदमी जीनियस क्लास के लिए भर्ती कर रहा है। भीड़ में लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि जीनियस क्लास की शर्तें कितनी मुश्किल है, कि 10,000 में से कोई एक ही जीनियस होता है। यहाँ जीनियस शब्द को फिर से परिभाषित किया जा रहा है। ये सिर्फ ताकतवर होने के बारे में नहीं है, ये एक असाधारण टैलेंट, एक खास तरह की क्षमता के बारे में है जो बहुत दुर्लभ है। यह एकेडमी सिर्फ शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि भविष्य के लेजेंड्स को खोज रही है। और हमारा हीरो किंग यान बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ जाता है। वो अपना नाम बताता है, उम्र 18 साल और अपना कल्टीवेशन लेवल स्टार रिलम का 9th स्टेज। ये सुनते ही वहां मौजूद सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तो स्टार रिलम इस एकेडमी के मानकों के हिसाब से इतना कम है? ये किसी आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में जाकर ये कहने जैसा है कि मैंने अभी 10वीं क्लास पास की है। मतलब उस स्तर पर हास्यास्पद रूप से अपर्याप्त है। लेकिन देखिए, यहीं पर किंग यान की चालाकी सामने आती है। वो अपनी असली ताकत छुपा रहा है। वो चाहता है कि लोग उसे कम समझें। बिल्कुल, ताकि जब वो अपनी असली शक्ति दिखाए तो उसका प्रभाव 1000 गुना ज्यादा हो। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो वो पहले कदम से ही शुरू कर देता है। और पहला ट्रायल शुरू होता है टीचर हू को हराना। टीचर हू उसे चेतावनी देता है और अपनी एक स्पिनिंग तकनीक दिखाता है, जिसे देखकर बाकी लोग कहते हैं कि इसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन किंग यान, एक थप्पड़ और एक पंच, और टीचर हू हवा में। इतना ही नहीं, उसके टकराने से एकेडमी का मेन गेट तक टूट जाता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बयान था, एक बहुत शक्तिशाली बयान। उसने सिर्फ एक टीचर को नहीं हराया, उसने एकेडमी के एंट्री लेवल के पूरे स्टैंडर्ड को ध्वस्त कर दिया। वो जो टीचर हू था, जो वैन रेलम के 4थे स्टेज पर था, वो किंग यान के लिए एक प्रैक्टिस बैग से ज्यादा कुछ नहीं था। और गेट तोड़कर उसने प्रतीकात्मक रूप से ये दिखा दिया कि तुम्हारे नियम और तुम्हारे गेट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इस हंगामे के बाद उसे एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाया जाता है, जहां 3 और मास्टर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ दूसरा ट्रायल शुरू होता है, और ये ट्रायल है किंग्स अल्टीमेट पर्ल का। ये क्या चीज है? ये कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प उपकरण है। ये कोई हथियार नहीं है, बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक तरह का सुपर एडवांस्ड स्कैनर जो सिर्फ आपकी मौजूदा कल्टीवेशन को नहीं मापता, बल्कि आपके टैलेंट और भविष्य की क्षमता मतलब पोटेंशियल को भी मापता है। ये 4 स्तर दिखाता है: स्टार, मून, सन और सबसे दुर्लभ लेजेंडरी एम्परर रेलम। ये किसी के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, तो पहले एक मास्टर शाह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनकी कल्टीवेशन मून रेलम के 5वें स्टेज और पोटेंशियल सन रेलम के 6ठे स्टेज का निकलता है, जो वहां के हिसाब से काफी प्रभावशाली माना जाता है। हाँ, और ये जानबूझकर दिखाया गया है। इससे हमारे लिए एक बेसलाइन सेट हो जाती है। अब हमें पता है कि इस एकेडमी के एक अनुभवी मास्टर का स्तर क्या है। अब जब किंग यान का टेस्ट होगा तो हमारे पास तुलना करने के लिए एक पैमाना होगा। और अब किंग यान की बारी आती है। वो पर्ल को छूता है और उसमें से सिर्फ एक हल्की सी रेड लाइट निकलती है, जो स्टार रेलम को दिखाती है। मास्टर उस पर हंसने लगते हैं। एक तो यहां तक कहता है कि तुम जिंदगी भर इसी लेवल पर अटके रहोगे, जाओ लेबर कैंप में काम ढूंढो। माहौल पूरी तरह से उसके खिलाफ है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अचानक पर्ल का रंग बदलता है, वो नारंगी हो जाता है और सन रेलम के 9वें स्टेज का पोटेंशियल दिखाता है। ये मास्टर शाह के पोटेंशियल से भी कहीं ज्यादा है। मास्टर्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, वे सकते में आ जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। पर्ल का रंग फिर बदलता है और हरा हो जाता है, जो एम्परर रेलम को दर्शाता है। अब तो मास्टर्स के होश ही उड़ जाते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं कि एकेडमी ने 500 सालों में
और पूरी तियानियो डायनेस्टी ने हजारों सालों में ऐसा टैलेंट नहीं देखा है। यहाँ पर किंग यान की शक्ति का असली पैमाना सामने आता है। वो सिर्फ एक जीनियस नहीं है, वो एक ऐसी हस्ती है जो सदियों में एक बार पैदा होती है। उसने न सिर्फ उस बेसलाइन को पार किया, बल्कि उस पैमाने को ही तोड़ दिया जिसे वे जानते थे। उनकी पूरी दुनिया, शक्ति को लेकर उनकी पूरी समझ उस एक पल में हिल गई। और कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। पर्ल और भी तेज चमकने लगता है। उसकी ग्रीन लाइट इतनी तेज हो जाती है कि पूरे कमरे में फैल जाती है, और फिर उस पर दरारें पड़ने लगती हैं। मास्टर्स को याद आता है कि एकेडमी के डीन ने इस पर एक सील लगाई थी ताकि कोई इसे चुरा न सके। और देखते ही देखते वो कीमती पर्ल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, टुकड़ों में बिखर जाता है। ये इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। इसका मतलब साफ है, पर्ल जो इस दुनिया का सबसे उन्नत शक्ति मापक यंत्र था, वो किंग यान की क्षमता को माप ही नहीं पाया। उसकी क्षमता एम्परर रेलम से भी परे थी। वो उपकरण जिसे हर चीज को मापने के लिए बनाया गया था, एक ऐसी शक्ति के संपर्क में आया जिसे मापा ही नहीं जा सकता, और वो खुद ही नष्ट हो गया। और फिर किंग यान खुद बताता है, वो कहता है एम्परर रेलम के बाद आता है सुप्रीम रियलम, जिसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये कहते हुए वो उन पर अपनी शक्ति का एक हल्का सा प्रेशर डालता है, जिससे वे तीनों मास्टर घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हैं। उसने सिर्फ बताया नहीं, उन्हें महसूस भी कराया। उसने उन्हें उस शक्ति की एक झलक दिखाई जो उनकी समझ, उनकी दुनिया, उनके हर नियम से परे है। उसने ये साबित कर दिया कि वो इस सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं आया है, वो इस सिस्टम से बहुत ऊपर है। तो इस पूरी कहानी में हमने देखा कि किंग यान सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं है। उसकी जीत सिर्फ लड़ाइयों में नहीं है, बल्कि वो जिस तरह से स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती देता है, उसमें है।